नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो है आपके कि कल जो हमने क्लास की थी वो आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था हमारे ना, उस सेकेंड चैप्टर का आज टॉपिक करने वाले हम आपके उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, कि मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे? मानव का उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि मानव का उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है, इसके द्वारा क्या किया जाता है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब यह है कि शरीर में जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रोसेस होती है वो तो क्या कहलाती है? उत्सर्जन। और शरीर का वह तंत्र जो इसमें कार्य करता है वो आपके तंत्र कौन सा कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। कि शरीर में जो भी कोशिका होती है उनमें जो कार्य होता रहता है, उन कोशिकाओं के द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। और बाहर निकालने के लिए शरीर का जो तंत्र आपके कार्य करता है, तंत्र जो कार्य करता है वो तंत्र आपके क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है। अब देखो, हमारे शरीर में जो आपके पाचित भोजन होता है, पाचित भोजन के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको तो आपके पाचन क्रिया के द्वारा, मतलब जो पाचन तंत्र होता है वो पाचन तंत्र क्या करता है? उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। जो अपशिष्ट आपके भोजन बचता है पीछे लस्ट में, पाचन के बाद में जो अपशिष्ट भोजन बचता है उसको बाहर निकालने के लिए कौन सा तंत्र कार्य करता है? आपके पाचन तंत्र कार्य करता है। इसके अलावा जो हमारी कोशिकाओं में जो CO2 बनती है, उन CO2 को बाहर निकालने के लिए ध्यान रखना, CO2 को बाहर निकालने के लिए कौन सा तंत्र कार्य करता है? श्वसन तंत्र। हमने इसमें पढ़ा था श्वसन तंत्र के बारे में, पिछले वीडियो में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। और हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, एक बात आप यहाँ पे समझना कि जो भोजन में हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब उसमें क्या होता है? कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। इसके साथ में एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में ध्यान रखना, ये प्रोटीन किसके बने होते हैं? आपके एमिनो अम्लों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एमिनो अम्लों के बने होते हैं। अब एमिनो अम्लों का में क्या होता है? आपके RCH2COOH, और यहाँ पे क्या होता है? आपके NH2 समूह होता है। क्या होता है? NH2 समूह। अब जो यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपकी कार्बन है, कार्बन से आपका मतलब इस कार्बन को CO2 के रूप में किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। और जो इसमें H है, इस H को ध्यान में रखना, H2O के रूप में, मतलब जल के रूप में, किसके रूप में बाहर निकाला जाता है? पसीने के रूप में। जबकि बाकी जो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन बचा है, इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप में बाहर निकालेंगे? किस तंत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो इसमें एक तंत्र कार्य करता है, और वो तंत्र कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र। और इस उत्सर्जन तंत्र में हमारे शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है? वो अंग कार्य करता है आपकी वृक्क, जिसे हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी, या क्या बोल सकते हैं? इन्हें गुर्दे बोल सकते हैं। ये आपके इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए तंत्र कार्य करता है। पता चल गया कि हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन सा तंत्र कार्य करता है? उत्सर्जन तंत्र। और वो उत्सर्जन तंत्र में कौन सा अंग होता है? आपके वृक्क, जिसे किडनी भी बोल सकते हैं और गुर्दे भी बोल सकते हैं। ठीक है। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र कार्य करता है, वही तंत्र आपके क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। और इसी किडनी या वृक्क की संरचना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं शरीर में, उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर किस रूप में निकाला जाता है, वो प्रक्रिया हम इसमें आपके उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे।
अब ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए शरीर का जो तंत्र कार्य करता है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। अब देखो इसमें जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं और इसके आधार पर जो आपके जीव होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। अब देखना यहाँ पे कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि आपकी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। एक एक प्रकार को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। अब देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर N2 अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। एक ऐसे प्राणी होते हैं जो आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। किस रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इस नाइट्रोजन को यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। ये आपके 3 प्रक्रिया इसमें प्रोसेस होगी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? आपके अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? यूरिया का उत्सर्जन करने वाले। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो अमोनिया है इसको उत्सर्जित करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिक पानी की आवश्यकता किस में होती है? अमोनिया में। इस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हो गया ये। अब यहाँ पे अगला पढ़ते हैं हम डायरेक्ट एक बार यूरिक अम्ल के बारे में। ध्यान रखना यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा कि शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ये आप इतना ध्यान में रखें कि सबसे कम पानी की आवश्यकता यूरिक एसिड में होती है। यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इस यूरिया के बारे में। इसमें ध्यान रखना कि यूरिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। ना तो अधिक पानी की आवश्यकता, ना कम पानी की आवश्यकता। पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। ये आप ध्यान में रखना। हो गया तीनों में डिफरेंस एक बात का, तो कि अमोनिया को उत्सर्जन करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और इसमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता, और यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए पर्याप्त पानी बोल सकते हो आप, मतलब इन दोनों के बीच की मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे अधिक पानी किसके पास पाया जाता है, कौन से जीवों के पास में अधिक पानी पाया जा सकता है। गैस करो आप, क्या कौन से आपके जीवों के अंदर सबसे अधिक पानी पाया जाता है। ध्यान रखना, जो जीव आपके जल में रहते हैं, समुद्रों में या आप नदियों में रहते हैं, जल में रहने वाले जीव किसका उत्सर्जन करते हैं? आपके अमोनिया का। जैसे कि आप मछली लिख सकते हो, जो भी आपके जलीय जीव आते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इस अमोनिया में, ठीक है। कि मछलियां होती है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? आपके अमोनिया का। अब बताओ सबसे कम पानी किसके पास में रहता है? जो आपके मरुस्थल में रहते हैं, जो आपके पक्षी वगैरह होते हैं, उनका शरीर क्या होता है? हल्का होता है। उड़ने के लिए उनका शरीर क्या चाहिए? हल्का। और मरुस्थल में क्या होती है? पानी की कमी होती है। वहाँ पे पानी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है, पानी की कमी रहती है, वो पानी भी कम पीते हैं।
तो उनमें ध्यान रखना जो मरुस्थलीय जीव होते हैं, कौन से मरुस्थलीय जीव, और क्या लिखोगे आप इसमें कि आप पक्षी लिख सकते हो, ये आपके सारे किस में आएंगे, आपके यूरिक अम्ल में। मतलब मरुस्थलीय जीव जो ऊंट वगैरह है और पक्षी है वो किसका उत्सर्जन करेंगे, आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी क्या होता है, सबसे कम हो सकता है। आप उदाहरण के द्वारा इनकी परिभाषा याद रख सकते हो कि मरुस्थलीय जीव ऐसे सोच के आप क्या कर सकते हो कि हाँ उनके पास पानी कम है तो वो किसका उत्सर्जन करेंगे, आपके यूरिक अम्ल का। और जबकि जिसके पास अधिक पानी होता है वो किसका उत्सर्जन करेंगे, आपके अमोनिया। और जिसके पास पर्याप्त पानी की आवश्यकता है, मतलब उसके पास पर्याप्त पानी है, तो वो किसका उत्सर्जन करेगा, आपके ध्यान रखना अमोनिया का। और इसमें उदाहरण में क्या हो जाएगा, आपके मनुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास क्या पर्याप्त पानी की आवश्यकता। और मानव है जो किसका उत्सर्जन करता है, आपके यूरिया का उत्सर्जन करता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करता है, आपके यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वह जंतु आपके अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और जो जंतु आपके यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो आपके यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। और जो जंतु आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं आपके यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। हो गया तीनों में डिफरेंस। अब देखो कि ये आपके अमोनिया क्या होता है, सबसे अधिक विषैला होता है। इसको अधिक समय तक शरीर के अंदर नहीं रखा जा सकता, किसको, अमोनिया को। इसीलिए इसको आपके बाहर उत्सर्जित करना पड़ता है। तो ये अमोनिया क्या होता है, आपके शरीर के अंदर संग्रहित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या आपके अत्यंत विषैला है। क्या है, अत्यंत विषैला है, अत्यंत विषैला है। और ये जो यूरिया है ये आपके अमोनिया से कम विषैला, किससे, अमोनिया से कम विषैला। कौन सा, यूरिया। इसीलिए इसे थोड़े समय के लिए शरीर में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो अगला क्या है यहाँ पे, यूरिक अम्ल। और यूरिक अम्ल क्या है, आपके बिल्कुल भी विषैला नहीं है, मतलब बहुत ही कम विषैला होता है। इसीलिए इसको यूरिक अम्ल को शरीर में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय जीव होते हैं वो आपके मूत्र का विसर्जन बहुत ही कम करते हैं। तो इसको अत्यधिक समय तक या अधिक समय तक शरीर में संग्रहित किया जा सकता है। ये आपके तीनों में डिफरेंस हो गया। अब देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना इन तीनों का डिफरेंस आप, कि जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 3। अमोनिया, जो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले। इनको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। शरीर से बाहर निकालने के लिए इनको क्या होती है, अधिक पानी की आवश्यकता, जबकि जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और बहुत ही कम पानी किसके पास रहता है, आपके जो मरुस्थल में जीव रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है। उनको क्या होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और पक्षियों को उड़ने के लिए क्या चाहिए, हल्का शरीर चाहिए, तो उसमें पानी की मात्रा क्या होगी, कम। तो वो किसका उत्सर्जन करेंगे, आपके यूरिक अम्ल का। अब ध्यान देना कि जो आपके यूरिया है, इस यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त पानी किसके पास पाया जाता है, मनुष्य के पास में। और जो आपके अत्यधिक पानी किसके पास पाया जाता है, आपके जो समुद्र में, जो आपकी नदियों में रहते हैं उनके पास बहुत अधिक पानी रहता है नदियों का। तो मछली आपकी किस में हो जाएगी, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। मानो आपके यूरिया का मरुस्थलीय जीव और पक्षी किसका उत्सर्जन करते हैं, आपके यूरिक अम्ल का। अब जंतु जो आपके अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो आपके अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो आपके यूरियोटेलिक कहलाते हैं, जबकि जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। हो गया डिफरेंस। अब ये क्या, अत्यधिक विषैला है। ये क्या, विषैला अधिक, इसीलिए इसको शरीर के अंदर संग्रहित नहीं कर सकते और इसको
ये अत्यंत विषैला है। इसमें क्या हो जाएगा, ये अमोनिया से थोड़ा कम विषैला है, इसीलिए थोड़े समय के लिए शरीर में संग्रहित किया जा सकता है। और ये आपके अत्यधिक विषैला है, सॉरी ये आपकी यूरिक अम्ल है जो आपके बहुत ही कम विषैला है, इसीलिए इसे अधिक समय तक शरीर में संग्रहित किया जा सकता है। तो ये आज हमने जो पढ़ा टॉपिक वो कौन सा था, आपके उत्सर्जन तंत्र का स्टार्ट किया टॉपिक। इसमें हमने उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा बता दी कि शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को जिस तंत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो तो क्या कहलाती है, उत्सर्जन। और जो तंत्र इसमें कार्य करता है उत्सर्जन तंत्र, वो आपके तंत्र कौन सा कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र। कि शरीर का वह तंत्र जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है, वो कौन सा तंत्र कहलाता है, आपके उत्सर्जन तंत्र। मानव में ध्यान रखना जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो आपकी किडनी कार्य करती है, उत्सर्जन का। किडनी या आप जिसे गुर्दे बोल सकते हो या आप इसे क्या बोलते हो, वृक्क बोलते हो, ये आपके उत्सर्जन का कार्य करते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे आपके इस किडनी की संरचना पढ़ेंगे, किडनी के हर एक भाग के बारे में पढ़ेंगे और आपके मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने ये नाइट्रोजन अपशिष्ट जो पदार्थ है उनके आधार पर जीवों का वर्गीकरण पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको अच्छे से देख सकते हो।